फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो सभी सड़क पर लुका छिपी खेल रहे होते हैं। तब उनमें से जो बच्चा गिनती कर रहा होता है उसके पास एक आदमी चॉकलेट लेकर आता है और जैसे ही वो बच्चा पीछे मुड़ता है वो उसका अपहरण कर लेता है। दूसरी तरफ हम पाक नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक आदमी पर नजर रखे होता है क्योंकि वो आदमी एक लड़की का अपहरण करके कहीं ले जा रहा था। इसलिए पाक भी अपने साथी के साथ उसका पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है जहां वो आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर अब पाक जैसे उस आदमी के पैर पर शूट करके उसे पकड़ने वाला होता है, अचानक ही उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे के कारण गोली बेचारी लड़की को ही लग जाती है जिससे वो वही अपना दम तोड़ देती है। अब पाक डॉक्टर के पास आता है जहां डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि तुम्हें हाइपरसोमनिया है जो अभी शुरुआती स्टेज पर है, जिसका अच्छे से इलाज नहीं किया गया तो तुम्हें आगे चलकर बहुत परेशानी हो सकती है। तभी फिर अचानक से पाक को वही लड़की शैतान के रूप में दिखाई देती है जिसे अनजाने में उसने गोली मार दी थी। पर जैसे ही वो लड़की पाक को पकड़ने की कोशिश करती है अगले पल वो होश में आ जाता है जहां अब एक छोटी बच्ची उसे पकड़कर उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब उस बच्ची की माँ उसे वहां से ले जाती है। दरअसल जब से पाक के कारण वो लड़की मरी है उसे अक्सर सपनों में या फिर सामने ही वो लड़की दिखाई देने लगती है जो उसे मारने की कोशिश करती है और इस चीज से वो काफी परेशान रहता है। वहीं पुलिस ऑफिसर होने और अनजाने में गोली लगने के कारण उसे जेल की सजा तो नहीं हुई लेकिन दिमागी तौर पर वो काफी बड़ी सजा भुगत रहा है। इसके बाद अब पाक अपने पुलिस स्टेशन आता है जहां एक महिला उसे अभी दर्ज हुए बच्चों के अपहरण वाली रिपोर्ट देती है क्योंकि आजकल बच्चों का अपहरण बहुत बढ़ गया है। लेकिन तब पाक का सीनियर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों का आराम ले सकते हो, लेकिन पाक इस पर साफ मना कर देता है। अब रात होने पर पाक एक जगह आता है जहां एक एक्ट्रेस और उसके पति की उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई। सिर्फ उनका 6 साल का बेटा बच गया जो काफी गहरे सदमे में है। तब पाक को वहाँ वही चॉकलेट दिखाई देता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में लुका छिपी खेल रहे बच्चे का अपहरण करने वाले आदमी के हाथ में देखा था। इसलिए पाक अब उस चॉकलेट को अपने पास रख लेता है ताकि उसकी जांच कर सके। अब पाक सारी चीजें देखकर समझ ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसका सीनियर आकर उसे दूसरे पुलिस ऑफिसर से मिलवाता है जो इस केस का इंचार्ज होगा। अब ये जानकर पाक को काफी गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। वहीं एक पुलिस वाले को हत्या की जगह पर किसी की टोपी मिलती है, इसलिए सबूत के तौर पर दूसरा ऑफिसर उसे अपने पास रख लेता है। फिर उस एक्ट्रेस महिला के वॉचमैन से पूछताछ करने पर वो बताता है कि जब मैडम घर पर कार से आई तभी एक बाइक सवार गेट के अंदर घुस आया जिसने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और फिर हत्या करके भाग निकला। इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद अब सारे पुलिस ऑफिसर्स अपनी अपनी राय देने लगते हैं कि आखिर इस हत्या का कारण क्या हो सकता है, आखिर हत्यारे ने क्यों उस एक्ट्रेस और उसके पति की हत्या की। तब इंचार्ज ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है जो भी हत्यारा है वो फ्यूनरल में जरूर आएगा, इसलिए हमें फ्यूनरल में चौकन्ना रहना चाहिए क्योंकि अगर वो वहाँ है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। इसीलिए अब सारे पुलिस वाले फ्यूनरल में भेस बदल कर पहुंच जाते हैं। वहीं उस एक्ट्रेस का बेटा भी मौजूद होता है, साथ ही एक फोटोग्राफर सभी चीजों की फोटो खींच रहा था। पर अब जैसे उसका फ्लैश एक्ट्रेस के बेटे पर लगता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यही हत्यारा है, जो सुनकर अब सारे लोग फोटोग्राफर को धर लेते हैं। लेकिन वहीं पाक को कोई इंसान इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भागते हुए दिखाई देता है, पर इससे पहले कि पाक उसे पकड़ पाता वहां से भाग निकलता है। अब उस फोटोग्राफर से पूछताछ करने पर वो सभी को बताता है कि उस रात में अपने स्टूडियो से क्लब चला गया था क्योंकि उस समय मैं थोड़ा परेशान था। लेकिन वॉचमैन कहता है कि इसकी आवाज हत्यारे से मिलती है। साथ ही एक्ट्रेस का बेटा कहता है मेरी माँ ने हत्यारे के हाथ पर काटा था, इसलिए फोटोग्राफर को उसका ग्लव निकालने के लिए कहा जाता है। और अब जैसे वो ग्लव निकालता है उसके हाथ में दांत कटने का निशान दिखाई देता है, जिस चीज से सभी को विश्वास हो जाता है कि यही हत्यारा है। फोटोग्राफर विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, लेकिन कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इधर पाक सभी ऑफिसर से कहता है कि फोटोग्राफर असली हत्यारा नहीं है, वो कोई और था जो भाग निकला। पर ये सुनकर बाकी लोग उसे कहते हैं कि बीमारी के कारण तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है क्योंकि फोटोग्राफर ही असली हत्यारा है, इसलिए हम इस केस को बंद कर रहे हैं और साथ ही तुम्हें पुलिस की पोस्ट से निकाला जाता है, इसलिए जाओ और अपनी बीमारी का इलाज करो क्योंकि अब तुम कोई भी केस संभालने के लायक नहीं बचे हो। जो सुनकर पाक को काफी बुरा लगता है।
अब अगले दिन फोटोग्राफर की होने वाली पत्नी जेनी पुलिस स्टेशन आकर सभी को समझा रही होती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, आप सभी को गलतफहमी हुई है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे पुलिस स्टेशन से बाहर कर दिया जाता है। वहीं अब पार्क जेनी से मिलने जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी लगता है कि फोटोग्राफर असली हत्यारा नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। पर इससे पहले कि मैं कुछ जांच कर पाता मुझे सीधे पुलिस के पोस्ट से ही निकाल दिया गया। पर फिर जेनी उसे विनती करती कि वो उसके होने वाले पति को बचा ले, जिस पर पार्क उसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर पार्क और जेनी उन सारे फोटोग्राफर के पास जाने के लिए निकलते जो सभी सेम टोपी पहनते, क्योंकि कुछ फोटोग्राफर्स की एक टीम है जिसमें वो फोटोग्राफर भी शामिल होता है जिससे जेनी की शादी होने वाली थी। इसलिए पार्क और जेनी सबसे पहले एक बार में आते जहां अक्सर फोटोग्राफर्स मिला करते थे और वहां एक आदमी से उन्हें पता चलता है कि उस दिन उस फोटोग्राफर की टोपी दूसरे फोटोग्राफर से बदल गई थी। इसलिए पार्क और जेनी टीम के हर फोटोग्राफर के पास जाने के लिए निकलते ताकि देख सके कि किसके पास उस फोटोग्राफर की टोपी गई है। हो सकता है हत्यारे ने फंसाने के लिए टोपी बदली हो। आप सारे फोटोग्राफर की स्टूडियो की जांच करने के बाद आखिर में जेम्स नाम के फोटोग्राफर की स्टूडियो में वो टोपी मिलती है और जब जेनी वहाँ फोटो खींच रही होती है तब जेम्स काफी अजीब हरकत करने लगता है। वो दरअसल बार बार फ्लैश मारकर अजीब तरह से हंस रहा होता है जो देखकर जेनी घबरा जाती है। इसलिए पार्क उसे वहाँ से ले जाता है। फिर जेनी पार्क को सैरा नाम की महिला के पास लेकर आती है क्योंकि जेनी को शक था कि फोटोग्राफर का उसके साथ चक्कर चल रहा है। तब सैरा उन्हें बताती कि उस रात फोटोग्राफर मेरे पास आया था जहां इंटीमेट होने के दौरान मैंने ही उसके हाथ पर काटा था। जिस चीज को सुनकर पार्क का शक अब यकीन में बदल जाता है कि फोटोग्राफर हत्यारा नहीं है। पर वहीं इस चीज से जेनी काफी उदास हो जाती है। फिर पार्क सारे लोगों के दिए हुए बयान को एनालाइज कर रहा होता है। तब उसे वॉचमैन की बातों में कुछ अजीब महसूस होता है कि शायद वो उस समय झूठ कह रहा था कि हत्यारे ने उसे मारकर बेहोश किया, क्योंकि जब वो बेहोश था तो उसने हत्यारे की आवाज कैसे सुनी। इसलिए वो फिर से वॉचमैन के पास जाता है और सारी चीजें अच्छे से बताने को कहता है। जिस पर अब वॉचमैन रिवील करता है कि एक्ट्रेस की हत्या से पहले एक आदमी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे अपने ठिकाने पर ले गया था और उसी ने मुझे दूसरे इंसान को फंसाने और दूसरा गेट खुला रखने के पैसे भी दिए थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस पर अपाक सैरा और वॉचमैन को नए इंचार्ज ऑफिसर के पास ले जाता है जो सभी अपना बयान देते हैं, लेकिन वो ऑफिसर कहता है केस बंद हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सुनकर जेनी एकदम दुखी हो जाती है। इसके बाद अब पाक अपने घर आता है जहां उसकी नजर एक बच्चे के अपहरण वाले न्यूज़पेपर के कटआउट पर पड़ती है, क्योंकि वो हमेशा से उस बच्चे का जिसने अपहरण किया था उसे पकड़ना चाहता था। इसलिए वो पुलिस स्टेशन आकर बाकी बच्चों के भी अपहरण की रिपोर्ट देखने लगता है, जिससे उसे एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि सारे बच्चे अपने जन्मदिन के 7 दिन बाद अपहरण किए गए और उस दिन भी एक्ट्रेस के बेटे की जन्मदिन को 7 दिन पूरे गुजर चुके थे। यानी कि हत्यारा एक्ट्रेस को मारने नहीं बल्कि उसके बेटे का अपहरण करने आया था और अपने बेटे को बचाने के लिए जब एक्ट्रेस और उसके पति ने कोशिश की तब हत्यारे ने उन दोनों को भी मार दिया। साथ ही ये वही हत्यारा है जिसे वो हमेशा से ढूंढना चाहता है। पाक अब उस अपहरण किए गए बच्चे के घर जाता है क्योंकि अपहरण के कुछ दिनों बाद ही वो बच्चा मिल गया था, लेकिन अपहरण करने वाला नहीं मिला। तब उस बच्चे की दादी पाक को बताती कि जब से मेरा पोता वापस आया तब से वो बिल्कुल बदल गया है, उसे फ्लैश से डर लगता है और अचानक ही अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है, जो जानकर पाक हैरान हो जाता है। वो अब तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर उस लड़की के बारे में पूछता है जो उस दिन उसके साथ खेलने के लिए पाक को पकड़ ली थी। तब डॉक्टर उसे बताता है कि उस बच्ची को अचानक अजीब बीमारी हो गई है, मानो वो पागल हो गई हो, क्योंकि उसे फ्लैश से डर लगने लगा था। जो जानकर पाक समझ जाता है कि हत्यारे ने उस बच्ची का भी अपहरण किया था और जिसका भी वो अपहरण करता है, और जब वो बच्चे वापस मिलते तो वो पागल हो जाते और एक्ट्रेस के बेटे को भी उस समय हत्यारे ने फ्लैश दिखाया होगा। इसलिए जैसे ही फोटोग्राफर ने कैमरा का फ्लैश जलाया तो उस बच्चे को लगा यही हत्यारा है। अब पाक उस बार के आदमी से जेम्स के बारे में आकर और जानकारी निकालने की कोशिश करता है, जहां वो आदमी उसे बताता है कि उसकी एक बेटी भी थी, पर जन्मदिन के 7 दिन बाद ही एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, जिसका उसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ। जो जानकर पाक एकदम हैरान हो जाता है और तुरंत जेम्स के डॉक्टर से जाकर मिलता है, जो उससे शेयर करता है कि जेम्स बचपन से एक स्पेशल चाइल्ड था।
बचपन में उसने एक नाटक में हिस्सा भी लिया था जिसमें बच्चों पर अत्याचार करने वाले अनाथ आश्रम के मालिक से बचकर भागना था। इसलिए सारे बच्चे भाग निकले, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला कि वो कहाँ से जाए। पर उन्हें ये पता था कि जहाँ रोशनी होगी वहाँ रास्ता होगा, क्योंकि हर परेशानी और मुसीबतों के आगे रोशनी होती है, जहाँ सारी परेशानियां और मुसीबतें खत्म हो जाती है। और इस तरह से जेम्स ने नाटक को जीत लिया। तब ये सुनकर पाक को अब समझ आ जाता है कि इन सबके पीछे जेम्स ही है। अपनी बेटी की मृत्यु का जेम्स के दिमाग पर गहरा असर हुआ, जिससे उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और तब से वो बच्चों का अपहरण करने लगा ताकि उन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार कर सके। और जब वो बच्चे रोते या उदास होते तो वो उन्हें बार बार फ्लैश दिखाता, क्योंकि उसका मानना था कि फ्लैश की रोशनी के बाद उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी, जिससे वो रोना बंद कर देंगे। इसलिए अब पाक तुरंत जेम्स के घर जाता है, पर तब दरवाजे के अंदर से उसकी बेटी उसे कहती कि पिताजी घर पर नहीं है। अब ये सुनकर पाक एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि जेम्स की बेटी अब भी जीवित है। लेकिन अब हम घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ जेम्स खुद ही अपनी बेटी के व्हीलचेयर को चला रहा होता है। इसलिए पाक जेनी को आकर सारी बात बताता है और उससे शेयर करता है कि मुझे लगता है कि जेम्स बच्चों का अपहरण करता है और उन्हें उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती खेलने को कहता है। दुनिया के लिए तो उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन असल में वो अब भी जीवित है। लेकिन ये बस उसकी थियरी होती है, जिसे सच साबित करने के लिए वो चुपके से जेम्स के घर में जाने की सोचता है। आप पाक चुपके से जेम्स के घर में घुस जाता है, जहाँ उसे जेम्स की परछाई दिखाई देती है, जो अपनी बेटी से कह रहा होता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और दोस्तों को लेकर आऊंगा। पर अब जैसे ही जेम्स वहां से जाता है, पाक उसकी बेटी को देखने कमरे में आ जाता है, जो मृत होती है और व्हीलचेयर पर उसका सड़ा हुआ शव होता है, जो देखकर पाक दंग रह जाता है। जिससे अब उसे समझ आता है कि जेम्स की बेटी मर चुकी है और वहीं वो दो पर्सनैलिटी पर जी रहा है, एक उसकी खुद की तो दूसरी उसकी बेटी की। जिसकी बाद वहां से एक्ट्रेस के बेटे के पास आता है, लेकिन जेम्स ने उसका अपहरण कर लिया था। तभी फिर वहाँ उसे जेम्स द्वारा छोड़ा हुआ एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, पर मैंने आज तक अपहरण किए हुए किसी बच्चे को नहीं मारा और एक्ट्रेस के बेटे को भी छोड़ दूंगा। बस आज मेरी बेटी के जन्मदिन के लिए उसे मेरी बेटी के साथ रहने दो, और उसके बाद तुम पुराने चर्च के पास से एक्ट्रेस के बेटे को ले जा सकते हो। अब ये चीज पढ़कर पाक सीधे उस चर्च के लिए निकल जाता है, जहाँ जेम्स कभी खुद तो कभी अपनी बेटी बनकर एक्ट्रेस के बेटे के साथ खेल रहा होता है, जिससे एक्ट्रेस का बेटा बहुत ज्यादा डरने लगता है। इसलिए अब जेम्स उस पर कई बार फ्लैश करता है, लेकिन तभी वहाँ पाक आकर जेम्स को रुक जाने को कहता है, वरना वो उसे गोली मार देगा। पर जेम्स एक नहीं सुनता और अपने कैमरे में फिट किए हुए गन से पाक पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन फिर आखिर में उसकी गोली खत्म हो जाती है। तब ये देखकर जेम्स पाक को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जहां पाक उसे मना भी करता है, लेकिन वो नहीं सुनता। इसलिए मजबूरन पाक उसे शूट करके मार देता है। अब अगले दिन हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि असली अपराधी मारा गया, लेकिन उस अपराधी को मारने के बाद पाक को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि पुलिस न होते हुए भी उसने जेम्स को मार दिया। तब उसका सीनियर उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रिहा करके फिर से पुलिस बना सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें ऑफिशियली नहीं निकाला गया था। लेकिन पाक कहता है कि मैं यही रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसे उस लड़की को मारने का पछतावा है और साथ ही जेम्स की भी मृत्यु से उसे अफसोस हो रहा था। इसीलिए वो सजा काटकर उस लड़की के डरावने सपने से दूर रहना चाहता है। तो वहीं सारे अपहरण किए गए बच्चे धीरे धीरे फ्लैश के डर से उभरने लगते। जीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।